हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज है लेक्चर नंबर 17 की बारी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज मैं वाइंड अप करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आपके न्यूमेरिकल्स कवर करने वाला हूं और उससे पहले एक जबरदस्त टॉपिक जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस बार, वो है आपका मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने डायग्राम बना रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम बचे और उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लें। तो स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। देखो एक ये सर्किट है, आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस सर्किट से हमें मेजर क्या करना है, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हमारे केस में ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, हमें इसकी वैल्यू मेजर करनी होगी यूजिंग दिस सर्किट। ठीक है, तो ये स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज एक सर्किट है जिसके थ्रू आप क्या मेजर करते हो, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। राइट, अब बात आती है इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, बहुत सिंपल सा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। जो रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उसे सब ये चीजें पता होंगी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता था कि P बाय क्यू इज इक्वल्स टू R बाय S। ये होता था आपका अंडर बैलेंस कंडीशन। ये आपका कब आता था, अंडर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन मतलब ये होता था जब आपका गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या हो जाता था, जीरो। सारा का सारा मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप लोग देख सकते हो, जिसको पता है वो तो आराम से सुनता रहे। अब प्रिंसिपल लिख दिया, प्रिंसिपल हमें पता लग गया। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या कहती है मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसके अंदर एक तो ड्राइविंग सर्किट ही होगा ऊपर, वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है। आपका नीचे एक आर रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा हुआ है कुछ बुक्स में आपका यहाँ वेरिएबल रेजिस्टर भी है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है। ये आपके मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स बोलते हैं बच्चों इन्हें। इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी आएगा, अभी डिस्कस भी करूंगा मैं। दीज आर मेटालिक स्ट्रिप्स, जैसे कहते हैं ना पीतल की पत्ती बोलते हैं जिस चीज को, काफी बच्चों को ये चीज पता भी होगी, जो छोटी सी आपकी शीट्स आती है ना, मेटल की शीट्स आती है, वैसी सी कुछ ये चीज है। ठीक है, अब करना क्या है इसके अंदर वो समझो। हमें पता है यहां से करंट आएगा, मैंने डायरेक्शन दिखा रखी है, इस वायर के अक्रॉस फ्लो करेगा ए से लेकर सी तक। इसकी लेंथ मैंने मानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ आता है। अब आपको पता है यहां पे कनेक्शन दिख रहा है, ये एक वायर आई, किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। रेजिस्टेंस बॉक्स इससे कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, और यहां पे ये जो एरो है वो क्या होगा, आपका एक जॉकी, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जॉकी पेन टाइप आपका एक डिवाइस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस जॉकी को हम इसके ऊपर हल्के 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 क्या करवाएंगे, स्लाइड करवाएंगे। अब आपको पता है गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, तो इस वायर के अंदर करंट भी होगा, एसी वायर के अंदर, क्योंकि ऊपर से सप्लाई प्रोवाइड कर रखी है हमने। राइट, जब उसके अंदर बच्चों करंट होगा तो हम गैल्वेनोमीटर यहां से घुमाना शुरू करेंगे, ऐसे 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 से लेके आएंगे, सॉरी गैल्वेनोमीटर कह रहा हूं मैं, जॉकी को लेके आएंगे, ऐसे 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 धीरे 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 स्लाइड करोगे तो आप गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करोगे। और एक टाइम बच्चों ऐसा आएगा जब आपका गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। मैंने उस पॉइंट को क्या मान लिया, बी पॉइंट। समझो मैंने क्या कहा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, मतलब करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज जीरो नाउ। राइट, अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो हो गया, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन रही है हमारे पास। बट अब हमारे को ये चार रेजिस्टेंस चाहिए। पी हम हमें आर पता है, एस पता है। नाउ पी और क्यू कहां से आएंगे, बहुत सिंपल है। ए से लेकर बी तक मैंने एक लेंथ मान ली एल, ऑफ कोर्स कोई ना कोई लेंथ होगी, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल, बिकॉज मैंने मेंशन किया है कि ये जो टोटल लेंथ है एसी, इट्स 100 सेंटीमीटर। राइट, so length from A to B is L centimeter, so from B to C it must be 100 minus L, right? And we know R is directly proportional to L बच्चों, right? R is equal to L by A, तो resistance is directly proportional to length। तो I can say that अगर इतनी लेंथ हमारे पास आई है तो इसके corresponding कुछ resistance भी तो होगा। ये तो हमें समझ आता है कि अगर इतनी लेंथ हमारी कुछ आई है उसके corresponding कुछ resistance भी होगा। मैं उस रेजिस्टेंस को मान लेता हूं कैपिटल P। क्या मान लेता हूं, कैपिटल P। सिमिलरली जो बची हुई लेंथ है
रेजिस्टेंस तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी होगा क्योंकि हमें रिलेशन पता है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मान लेता हूं Q। राइट बच्चों, अब आपको समझ आया होगा P और Q कहां से आए, लेंथ से निकाल लिए हमने। कहां से निकाल लिए, बैलेंसिंग लेंथ से निकाल लिए। ठीक है, ये रिलेशन पता है। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या होगा, P इज प्रोपोर्शनल टू L। समझ आता है। P इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं कोई भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, सिग्मा। सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आपको पता है इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी इंट्रोड्यूस अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, राइट। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा ये। ठीक है, इट्स फाइन, इतना समझ आता है हमारे को। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ही हो गया। ये डिपेंड करता है वायर की नेचर के ऊपर, वायर के ऊपर। और वायर तो चेंज हो नहीं रहा है तो इसमें भी कोई चेंज फिलहाल तो नहीं आएगा। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं Q इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल, राइट। दूसरा वाला तो 100 माइनस एल है लेंथ, उसके प्रोपोर्शनल में कौन सा रेजिस्टेंस है, कैपिटल Q। Q इज इक्वल्स टू सिग्मा 100 माइनस एल आ गया। ऐसा क्यों हुआ, अगेन यार रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो सेम है बिकॉज वायर तो सेम ही चल रही है ना। हम सेम ही वायर के ऊपर अपनी जॉकी को स्लाइड करवा रहे हैं, तो ये फैक्टर चेंज नहीं होगा। ये फैक्टर वायर के साथ चेंज होता है, वायर तो सेम चल रही है। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन एक और। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, दिस बी इक्वेशन नंबर 2। सिंपल हो गया, खत्म ही हो गया बस। तो डिवाइडिंग 1 बाय 2 खत्म ही हो गया। क्या बचेगा, P बाय Q इज इक्वल्स टू सिग्मा L अपॉन 100 माइनस एल, और एक सिग्मा तो है ही है, तो सिग्मा से सिग्मा हुआ आपका कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद दिस रिलेशन P बाय Q इज इक्वल्स टू, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक। P बाय Q को चलो मैंने इतना लिख दिया, हमें पता है P बाय Q तो R बाय S के इक्वल होता है। मैंने P की वैल्यू डाल दी सिग्मा बाय L, चलो इतना चलता है, ठीक है, हम यहां से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी की वैल्यू निकाल लेंगे, P बाय Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, L अपॉन 100 माइनस एल, कोई दिक्कत नहीं है, L अपॉन 100 माइनस एल। बट वी नो बच्चों P बाय Q किसके इक्वल है, R बाय S के इक्वल। देयरफॉर अब क्या लिख सकते हो, सिंस P बाय Q तो R बाय S के इक्वल हो गया, देयरफॉर R बाय S किसके इक्वल हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L। यहां से आप S की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। सो दिस वाज योर मीटर ब्रिज। तो कितनी देर लगी बच्चों करने में, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन ये मेटालिक स्ट्रिप्स क्यों यूज हुई हुई है, आपकी वायर कौन से मटेरियल की होती है, इसमें डिफरेंट और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करता हूँ। तो मैं अभी साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो पॉज करके फटाफट से जल्दी। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब मजा आएगा। देखो अब मैं शुरू कर रहा हूं आपके क्वेश्चंस बोर्ड के जो भी आए हुए, बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं। लो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है 2018 के एग्जाम में। एक सेकेंड ये आया हुआ आपका 2018 के एग्जाम में। अब देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो आप मैं करवाऊंगा, पोटेंशियोमीटर, उसकी एप्लीकेशंस, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन पे चलेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, वो कहता है पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल, क्या निकालना है, सेल का ईएमएफ। एक बैलेंस पॉइंट दे रखा है, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 350 सेंटीमीटर। कितना बैलेंस पॉइंट दे रखा है, 350 सेंटीमीटर। अब वो कहता है when resistance of 9 ohm is used in the external circuit, एक्सटर्नल सर्किट में एक 9 ओम का रेजिस्टर अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 300 सेंटीमीटर। जब नेक्स्ट बैलेंस पॉइंट आ गया वो कितने पे चला गया, 300 सेंटीमीटर पे चला गया। क्या पूछा है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या करना है, मैं स्टार्टिंग से एक चीज बोल रहा हूं, गिवन वैल्यूज पहले लिखो, फॉर्मूला ढूंढो, आंसर आ जाता है। कौन सा फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस का, जिसके अंदर L1 हो, L2 और R हो। लास्ट लेक्चर में किया था बच्चों, जिसके अंदर ना हमने कंपैरिजन ऑफ सेल्स, लास्ट होगा वो, जिसके अंदर हमने कंपैरिजन ऑफ सेल्स किया था। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, बेसिकली दो एप्लीकेशंस थी, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन। तो ये वही है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला
R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। अभी तो ये चीज बहुत आसान लगेगी, बट बच्चों पेपर में ये चीज याद होनी चाहिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद तो कुछ बचता नहीं, 350 अपॉन 300 माइनस 1 इंटू R विच इज 9। एलसीएम लो कितना आएगा, 300 उधर गया, 50 अपॉन 300 इंटू दिस। तो जो भी आएगा इसे सोल्व करके देख लेना, वैसे मैं कर ही रहा हूं। सो आंसर इज बेसिकली 3/2 ओम। सो ये आपकी वैल्यू आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। कितना ही टफ था, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखते कहानी खत्म थी, क्योंकि यार वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन भी और उसके फॉर्मूला भी। चलो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है, मैं एक स्टेटमेंट थोड़ी सी इसमें लिख देता हूं। एक आपको ना रेजिस्टेंस दे रखा है, बना देता हूं मैं फटाफट से सर्किट। तो ये कुछ सर्किट है जो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब वो पता है क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, जो R की वैल्यू है वो है 5 ओम। मैंने कहा था ना यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस की जगह वेरिएबल रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बॉक्स भी आ सकता है। तो बेसिकली ये आपकी R की ही वैल्यू है, R इज 5 ओम, ठीक है। अब वो ये कहता है, ध्यान से समझना, मीटर ब्रिज में R दे रखा है और S है, S हमें नहीं पता, वैसे भी अननोन रेजिस्टेंस है। अब वो ये कहता है व्हेन S इज शंटेड। पहले तो एक चीज समझो, जो ये वाला केस है एक सिंपल केस है, उस केस में आपका बैलेंस पॉइंट कितने पे आ रहा है, L1 पे आ रहा है। ध्यान से समझना, इसके अंदर केस क्या बन रहे हैं, दो केस बनेंगे। पहले तो जब ये आपका R और S है तो बैलेंस पॉइंट आ रहा है L1 पे। एक कंडीशन बना ले, R by S इज इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। एक इक्वेशन बन गई यहां पे। अब आगे देखो, when resistance S is shunted with an equal resistance, the new balance length is found to be 1.5 L। ओके, अब वो कहता है इसके साथ एक और रेजिस्टर लगा दो, शंट का मतलब बच्चों एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में, जिसकी वैल्यू इक्वल है। उसने क्लियरली बोल दिया वो रेजिस्टेंस क्या आपका इक्वली बोल रहा है, ठीक है। ये चीज हमारे को समझ आती है, वो इक्वल रेजिस्टेंस उसने बोला, इक्वल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। वो कहता है बैलेंसिंग लेंथ अब जो है वो 1.5 L1 है। तो इस बार जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ होगी वो L1 की जगह कितनी हो जाएगी, 1.5 L1। बट द थिंग इज फॉर्मूला यही है R अपॉन, बट क्या अब S आएगा, क्या सिर्फ S है यहाँ पे, नहीं, S और S पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों इक्वली थे, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर बच्चों कितना आना चाहिए, 1 अपॉन एस पी लिख दो पैरेलल में, 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट एस पी इज इक्वल्स टू एस बाय 2। सिंपल रहता है ये, एस पी इज एस बाय 2, तो ये एस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, एस बाय 2 मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 1.5 L1, कितनी है 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। सिर्फ इतना चेंज करना था आपको, ये सेम राइट। आपको सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ चेंज करनी थी। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, पहले तो पूछ रखा है उसकी बैलेंसिंग लेंथ ही बता दो और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। बेसिकली आपको एस की वैल्यू निकालनी है और एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि आर तो हमें पता ही है। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, बहुत आराम से आपकी L1 की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, देखो R बाई एस, ठीक है, L अपॉन 100 माइनस L1। इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं क्या आ जाएगा, टू R अपॉन एस, और यहां क्या आ जाएगा आपका 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1, ठीक है। आर एस सब उड़ गया, आर एस वगैरह सब उड़ गया। यहां बचेगा आपका 1/2, यहां बचेगा 1/2, L1 से L1 गया, बस ये एक फैक्टर रह गया, इसे ऊपर भेजो 100 माइनस ये वाला फैक्टर बच्चों चला गया आपका न्यूमरेटर में 1.5 L1 अपॉन, ये दोनों रह गए, दोनों को डिनोमिनेटर में रखो 1.5 इंटू 100 माइनस 100 माइनस L1। ये चीज, ये वाले को मैंने सबसे ऊपर भेज दिया, इन दोनों को डिनोमिनेटर में रहने दिया।
तो अब आप लोगों को यहाँ से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी होगी, L1 की वैल्यू निकाल देते हैं फटाफट से। मल्टीप्लाई करके अगर मैं इधर भेजूं, ये आएगा 150 माइनस 1.5 L1, उधर भेज दो उसे 200 माइनस 3 L1। यहां से आपको L1 की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि इजीली निकल सकती है। इसको 3 को इधर भेज दो, 3 L1 माइनस 1.5 L1, 150 को उधर भेजो, 200 माइनस 150, 3L1 माइनस 1.5 L1 बच्चों कितना आ जाएगा, इसे मैं अगर आगे लिखूं 1.5 L1 इज इक्वल्स टू 50, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 50 अपॉन 1.5। इतने में छोड़ दो, अभी कोई बात नहीं, इतने में छोड़ सकते हो आप। अब आपको क्या निकालना है, S की वैल्यू। क्या करोगे, ये L1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, R तो हमें पता ही है 5 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, चलो कर देते हैं फटाफट से सॉल्व इसे भी। इसे सॉल्व करें अगर हम, यहां पे इस इक्वेशन के अंदर ही पुट कर देता हूं, R की वैल्यू इज 5 गिवन थी, S वी हैव टू फाइंड आउट, L1 की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 1.5। मैं ऐसे लिख दूं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ऐसे नीचे कर दो, 100 माइनस बेसिकली कितना हो जाएगा, ये L1 की जगह कितना डाला है मैंने, ये 500 अपॉन 15, तो मैं सीधा लिख दूं 500 अपॉन 15। एक ही चीज है यार, वही चीज लिख दी मैंने। ये S है, ये 500 या 500 अपॉन 15, पॉज करके खुद कैलकुलेशन करो, ये 1500 माइनस 500, जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे कैलकुलेशन वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब क्या रह जाएगा, इसे और फर्दर अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं, 5 बाय S, बच्चों 5 बाय S है, मेरा 5 और S सेम ही लग रहा है, ये 5 बाय S है, ठीक है, 5 बाय S 500 अपॉन 1000। तो यहां से सॉल्व करो इसे, आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आएगा आपका 100 और ये उधर गया, तो बेसिकली S इज 1000 बाय 100, जो कि आएगा आपका 10। सो योर फाइनल आंसर इज 10 ओम। क्वेश्चन टफ नहीं था बच्चों, सीधा सीधा ये 2 बार लगा दिए मैंने इक्वेशन और कंडीशन जो भी है, और फिर उसे सिर्फ मैंने सॉल्व करा है। तो मैंने बैलेंसिंग लेंथ भी निकाल दी और आपका रेजिस्टेंस भी निकाल दिया। तो कर लो फटाफट से नोट, दोनों कंडीशन लगाई, बैलेंसिंग लेंथ निकाली मैंने, ठीक है, डिवाइड करके दोनों को। आपको जो सा मेथड बढ़िया लगता है वैसे करो, ये मेरा मेथड है, आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या करा, उस L1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया, आप यहाँ पुट कर देते तो भी आंसर आ जाता। सो सॉल्व करा, थोड़ी सी मेहनत करी, आप लोगों का 10 ओम आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों कर लिया होगा आप लोगों ने नोट, अब आता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रीड करो। स्टेट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जो आपका पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। उसके बाद कुछ बोलता है वो, एक्सप्लेन हाउ द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस इन द सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों को, मैं कहता हूँ 90% बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं जाती है। अब समझाता हूँ क्या है, आपको डायग्राम दिख रहा है, उसमें एक चीज आपको क्लियर दिख रही होगी, एक वेरिएबल रेजिस्टर आर लगा रखा है, राइट। मैं फटाफट से चलो इसे ड्रॉ कर देता हूं। तो ये इसका डायग्राम है, मैंने कहा था कि मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो बीच का पार्ट फटाफट से मैंने एडिट कर दिया। अब देखो, इसने बोला बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कहां पे होता है। बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होने का क्या मतलब है, ये बैलेंस पॉइंट अगर यहां आ रहा है, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं तो ये कहां पे आएगा, क्या ये पीछे जाएगा, क्या ये आगे जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ये बनता है, बहुत अच्छे से समझ आएगी ये चीज, ध्यान से देखो। अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूं बच्चों, ये चीज हम समझते हैं, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट तो आपका डिक्रीज नहीं हो जाएगा सर्किट के अंदर, सिंपल है यार, ये तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसकी वजह से जो यहां से करंट जा रहा होगा इस वायर के अंदर, वो तो कम हो गया, राइट। वायर के अंदर करंट कम हो गया तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, कम नहीं हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, जो जितना पोटेंशियल अब ये वायर मेजर कर रही थी, क्या ये इतना पोटेंशियल अब उसका रह जाएगा, नहीं रहेगा। कुछ सोचो, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा,
लेट इट्स रेजिस्टेंस बी 5 ओम। इतना समझाता हूं मैं आप लोगों को। पहले मैं मानता हूं रेजिस्टेंस बढ़ाने से पहले करंट था 2 ओम, 2 एम्पेयर सॉरी। तो ये टोटल कितना मेजर कर लेगी, V इक्वल्स टू आई आर, कितना मेजर कर लेगी 10 वोल्ट, राइट। इतना मैं कहता हूं कि 10 वोल्ट पहले यहां से यहां तक का इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था। बट यार अब तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी, इसकी अगर मैं बात करूं, ये वायर का रेजिस्टेंस है, याद रखना ये वाला रेजिस्टेंस नहीं है, ये वायर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम ड्रॉप वायर के अक्रॉस कंसिडर कर रहे हैं, ये चीज मेन है। अब मैंने अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो मेरा आई तो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली आई कम होगा। समझना आप ध्यान से, बहुत अच्छा तरीके से समझाऊंगा ये चीज, बढ़िया से एक ही बारे में अच्छे से बैठ जाएगी दिमाग में। मैं कहता हूं अब आई की वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज कर लो वो 1 हो गई है, सपोज कर रहा हूं मैं 1 कम होगी, कितने भी कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। आर की वैल्यू तो अब भी 5 है, आर की वैल्यू अब भी 5 है, तो अब नया पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, V इक्वल्स टू आई आर लगा के। तो जो वायर पहले 10 तक मेजर कर रही थी वही वायर अब 5 तक मेजर करेगी। समझना ये चीज। सपोज करो आपका जो बैलेंस लेंथ था, मैं ये कहता हूं आपको जो भी आपके पोटेंशियल इसका मेजर कर रहे थे, इसका जो भी पोटेंशियल आप मेजर कर रहे थे, ई की वैल्यू वो सपोज करो आपकी 4.5 वोल्ट आ रही थी, कुछ भी मान सकता हूं मैं। सपोज करो आ रही थी आपकी 4 वोल्ट ही आ रही थी, कोई बात नहीं, कितनी आ रही थी 4 वोल्ट। अब आपको ये पता है यहां से लेकर यहां तक आपका 10 वोल्ट मेजर करता है, तो बैलेंस पॉइंट 4 वोल्ट पे मिल जाएगा। बैलेंस पॉइंट कितने पे मिलेगा, 4 पे मिल जाएगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट पे आपका ये वाला पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं ये अगर यहां पे हाफ है तो 4 यहां कहीं मिलेगा आपको, यहां कहीं आपको क्या मिल जाएगा 4 वोल्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये वायर कहां से कहां तक मेजर कर रही है, 0 से 10 तक, तो 4 आपको इसके आधे से कम में कहीं मिल जाएगा। मानते हो ये बात, ठीक है। लेकिन अब यही सिस्टम के अंदर जब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो ये कितना मेजर कर रहा है, पहले तो 10 कर रहा था, अब ये 10 तो नहीं कर रहा बच्चों, अब ये कितना मेजर कर रहा है 5। जब ये 5 मेजर कर रहा है तो क्या आपको 4 यहां मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 4 अब कहां मिलेगा, यहां कहीं। 4 तो आगे चला गया अब, क्योंकि यहां से यहां तक अब 5 ही वोल्ट है, पहले 10 थी अब कितने 5। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, अब आधे पे आपको कितना 5 मिल जाएगा, आधे पे पहले तो 5 मिल रहा था आधे पे, मानते हो पहले 10 मेजर कर रहा था, हाफ पे 5 मिल जाता, उससे पीछे कहीं 4 मिलता, 4 वोल्ट मैंने निकाल लिया। लेकिन अब 0 से 5 का तो पोटेंशियल ही मेजर कर पाएगा, राइट। और हमें क्या चाहिए 4, तो 4 तो यहां कहीं मिलेगा। समझ रही हो ये चीज, 4 तो आगे चला गया, क्योंकि उसकी जो रेंज थी वो रेंज कम हो चुकी है। समझ रहे हो, उसकी रेंज ही कम हो चुकी है, तो अब आपको 4 आगे कहीं मिलने वाला है, यहां कहीं। समझ रहे हो ये चीज, क्योंकि यहां 5 है तो 5 से पीछे कहीं थोड़ा सा होगा। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व क्या करी, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ये चीज, इस लेवल का एग्जांपल शायद ही किसी ने दिया होगा। आपने ये चीज देखी, पहले यहां थी, अब क्या है यहां जा चुका है आपका बैलेंस पॉइंट, राइट। जब आपका बैलेंस पॉइंट इधर जा चुका है तो इसका क्या मतलब है बच्चों, बैलेंस पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हुआ है। समझ रहे हो ये चीज, बैलेंस पॉइंट क्या हुआ, राइट साइड शिफ्ट हुआ। तो ये था मेन कंसेप्ट इसका, ठीक है। रेंज कम होने की वजह से उसकी, जो पहले 10 मेजर कर रहा था तो उसका 4 तो आधे से भी पीछे मिला हमारे को, राइट। लेकिन अब ये बढ़ाने की वजह से उसकी रेंज कम हो गई, वो 5 तक ही मेजर कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली हमें अगर 4 चाहिए तो वो हाफ के आगे ही तो लाई करेगा ना, सिंपल कंसेप्ट है। यहां तक तो 2.5 ही मेजर कर पाएगा वो, यहां से लेकर यहां तक। तो इस केस में जब वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है तो वो कितना मेजर करेगा, 2.5 ही करेगा, तो 4 तो आगे लाई करेगा। ये कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये 3 अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बढ़िया। Why are the connections between the resistors in a meter bridge made of thick copper strips? हमने मीटर ब्रिज बनाया था अभी, मैंने आप लोगों को बताया था, मेटालिक स्ट्रिप्स देखी थी हम लोगों ने। एक के ऊपर R था, एक के ऊपर S था, और एक के ऊपर आपका गैल्वेनोमीटर की वायर निकल रही थी, राइट। तो मैंने उसमें बोला भी था ये चीज। वो कहता है ये जो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, वो थिक कॉपर की क्यों है, वो थिक क्यों है और वो कॉपर की क्यों है। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। अब आपको पता है जब आपका सर्किट ऑन होगा
तो वो रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करेंगे आर और एस, क्योंकि वायर के अक्रॉस करंट भी जाएगा। अब होगा क्या, जब वो अपना रोल प्ले करेंगे, इस वजह से होगा क्या, आपका जो करंट है वो उस कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जाएगा। समझ रहे हो ये चीज, आपका एक आर था एक एस था, नीचे से जो करंट जाएगा वो उस आर के पास भी जाएगा और एस के पास भी जाएगा। और आर और एस के पास जाने के लिए कौन सा पाथ है उनके पास, मेटल स्ट्रिप्स, जो बीच में स्ट्रिप्स लगी हुई थी ना, इस तरीके से बच्चों, फटाफट से मैं छोटा सा ड्रॉ कर देता हूं, इस तरीके से कुछ बनी हुई थी। यहाँ पे आपका ऐसा कुछ अरेंजमेंट था, बना ही दिया मैंने काफी हद तक। ये देखो वो इस चीज की बात करें, यहां से कहीं से करंट चलेगा ना आपका, ऊपर से आ रहा था, जहां भी आ रहा था मैंने जैसे भी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो होगा क्या, इसके अक्रॉस करंट जाएगा, यहीं से तो होके जाएगा वो, फिर यहां जाएगा, फिर इसके थ्रू जाएगा, इस तरीके से फ्लो करेगा आपका करंट। तो करंट इसके अक्रॉस जाएगा, अगर ये थिक होंगी प्लस ये किसी मेटल की होंगी, कंडक्टिंग कोई कंडक्टर की होगी, तो उस वजह से इसके अक्रॉस करंट का लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये रीजन है कि आपकी जो वो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, जो आपकी वो स्ट्रिप्स हैं, ये वो थिक क्यों होते हैं और आपकी मेटल की क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि पता है कॉपर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, प्लस आपने थिक भी कर दिया, और आपको पता है थिक कर दिया तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए बढ़ गया, थिक मतलब ए बढ़ गया, रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा, राइट। तो ये एक फैक्टर ये बन गया आपका, रेजिस्टेंस कम करना है आपको, करना ही ऑब्वियसली, रेजिस्टेंस कम करना है ताकि करंट आराम से फ्लो करे। अगर ये कॉपर स्ट्रिप से करंट खा जाएंगे फिर हमारा सर्किट क्या बचेगा, समझ रहे हो। तो हम चाहते हैं कम से कम करंट का लॉस हो, तो इनका रेजिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए आपको थिक कॉपर स्ट्रिप्स लेने पड़ते हैं। दो फैक्ट समझ आ गए होंगे, पहली बात तो कॉपर है, कंडक्टर है, रेजिस्टेंस का खुद का कम होता है, रेजिस्टिविटी इसकी बहुत कम होती है, प्लस एरिया ज्यादा लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये दो चीजें आप लोगों को लिख के आनी होगी, कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, आधा भी। चलो आगे बात करते हैं। इसका एक और पार्ट है, वो कहता है व्हाई इज इट जनरली प्रेफर्ड टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट इन द मिडल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। अब वो कहता है मीटर ब्रिज वायर के केस में, जैसे यही अरेंजमेंट एक मान लो आप, अभी हमने मीटर ब्रिज किया भी था, उसमें बैलेंसिंग पॉइंट देखा था, वो कहता है बैलेंस पॉइंट हमारे को मिडल में क्यों चाहिए, या फिर हम प्रेफर क्यों करते हैं मिडल में लेना। इसका एक बहुत सिंपल रीजन है बच्चों, मिडल में लेने का मतलब होता है आपका जो ये रेशियो बनता है ना, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, क्योंकि मीटर ब्रिज इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब देखना R बाई एस का फॉर्मूला कितना आया था, L अपॉन 100 माइनस L, राइट। मिडल का मतलब होगा, अगर मैं मान रहा हूं टोटल वायर 100 की थी तो मिडल मतलब 50, तो ये कितना आ जाएगा 50 अपॉन ये भी कितना आएगा 50। तो आप एक चीज देखो, ये जो आपका रेजिस्टेंस का रेशियो है उसका ऑर्डर सेम है, समझ रहे हो। तो होता क्या है, इस वजह से जब भी आप बैलेंस पॉइंट को मिडल में लेके आते हो, उसके आसपास लेके आते हो, आपका जो ये रेशियो है उसका ऑर्डर सेम हो जाता है, काफी हद तक क्या होता है, सेम हो जाता है। इस वजह से आपकी जो सर्किट है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो। मतलब वो इजीली, या फिर आप कह सकते हो छोटी छोटी भी चीजों को, डिफ्लेक्शंस को, कुछ भी करंट वोल्टेज हो, सबको डिटेक्ट कर सकता है। तो आपसे अगर कोई पूछे ऐसा क्यों करते हैं, तो आप यही बोलोगे ताकि आपकी जो रेजिस्टेंसेस हैं उसका रेशियो, जो ऑर्डर है वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। ऑर्डर क्या रहे उनके, रेजिस्टेंस के रेशियो का ऑर्डर क्या रहे, सेम रहे, और सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज होती है इससे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था P बाई क्यू इज टू R बाई एस, अगर आपको सर्किट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ये कंडीशन होती है। प्लस मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी के बारे में और ज्यादा भी बता रखा है रिवीजन सीरीज के अंदर ही, आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 14-15 में से कोई होना चाहिए। चलो, तो ये चीज समझ आ गई, रेजिस्टेंस के रेशियो का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज मेन रहेगी क्योंकि सेंसिटिविटी इससे इंक्रीज होती है। एक और पार्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मीटर ब्रिज वायर, कहा था ना मैंने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मीटर ब्रिज के टाइम पे। मीटर ब्रिज की वायर में कौन से आपका मटेरियल यूज होता है एंड व्हाई। अब मटेरियल तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो होते हैं वैसे तो, एक होता है आपका कॉन्स्टेंटन, फर्स्ट वन इज कॉन्स्टेंटन एंड द अदर वन इज मैग्नीन। ज्यादातर कॉन्स्टेंटन ही करते हैं, वैसे दोनों की सेम ही प्रॉपर्टीज है। मेन रीजन सबसे बड़ा क्या है इसका,
कॉन्स्टेंटन लिखा नाम, अगर एक बोल रहा है, दो बोले तो कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीज। कॉन्स्टेंटन इसलिए होता है बिकॉज इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज लो, ये सबसे बड़ा रीजन होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज लो। आप ये भी लिख सकते हो रेजिस्टिविटी इज हाई बट टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला पॉइंट ज्यादा मेन है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने एक्सप्लेन की है ये चीजें। टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होने का मतलब होता है टेम्परेचर चेंजेस का रेजिस्टेंस की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है या फिर बहुत कम पड़ता है, ये चीज मेन होती है। ठीक है, कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होने का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ठंड हो गई, ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा देर तक सर्किट ऑन रह गया, तो भी आपके जो वायर का रेजिस्टेंस है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ये चीज, क्योंकि वायर के रेजिस्टेंस अगर बढ़ने लग जाएगा या कम होने लग जाएगा, आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो होगी, बैलेंस लेंथ होगी, वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज लो, रेजिस्टिविटी इज हाई। रीजनिंग मैंने आप लोगों को दे दी। टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होने का मतलब यही है कि टेम्परेचर वेरिएशन से उसके रेजिस्टेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, 1 मार्कर्स इस बार बहुत ज्यादा आएंगे, तो इनके चांसेस तो बच्चों बनते ही बनते हैं। अब आज जो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, वो कहता है मीटर ब्रिज है, आप लोगों के सामने सर्किट आ गया होगा, सिंपल सा मीटर ब्रिज है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं। लो मैंने ऐसे बना ही दिया रफ साहब, ये का आपका आर हो गया, यहाँ पे हो गया आपका एस हो गया। ठीक है, वो ये कहता है नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नल पॉइंट कितने पे मिला आपको, 40 सेंटीमीटर पे मिला है। चलो मैं यहाँ 40 कर देता हूँ, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। नल पॉइंट कितने पे मिला आपको, 40 सेंटीमीटर पे मिला है। अब वो कहता है इफ अ 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्स, आपका बच्चों इस बार ये एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। तो वो कहता है बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू या नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, फाइंड एक्स एंड वाई। वो ये बोल रहा है पहले केस में आपका जो नल पॉइंट है, जब आपका एक्स और वाई है, यहां पे भी सारी जगह क्या कर देते हैं हम, एक्स एंड वाई, सारी जगह आपका एक्स वाई हो जाएगा, ये भी एक्स वाई हो गया। तो बच्चों वो कहता है, हम चेंजेस करता हूं, उस केस में आपकी बैलेंसिंग लेंथ 40 पे है, तो मैंने 40 लिया, ये 100 माइनस 40, तो ये कितना आ जाएगा 40/60 विच इज बेसिकली 2/3, राइट। तो x/y इज इक्वल्स टू 2/3, ये तो आ चुका। अब वो ये कहता है यार अगर इस x के साथ एक रेजिस्टेंस 10 ओम का सीरीज में लगा दो, इसके साथ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में और लगा दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस, बैलेंस पॉइंट 10 शिफ्ट हो रहा है, मतलब बैलेंस पॉइंट पहले 40 था, अब कितने पे चला गया होगा, 50 पे चला गया। समझ रहे हो, 10 शिफ्ट हो गया, तो मतलब आपका बैलेंस पॉइंट अब जा चुका है 40 से 50 के ऊपर। तो वो कहता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। यार अब तो ये चीज आराम से निकल जानी चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू अगर निकालने की वो बात कर रहे हैं, इस केस में अब क्या होगा, ध्यान से समझना। क्या मैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 माइनस 50 लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ तो अब यही हो गया है। बट बच्चों एक चीज ये है, क्या यहाँ पे अब सिर्फ x रह जाएगा, नहीं, x के साथ एक रेजिस्टेंस और है सीरीज में, कितना 10, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस जगह पे अब x प्लस 10 या 10 प्लस x। ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। पहले वाला सिंपल निकाल दिया, दूसरे वाले में 10 प्लस x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू दिस, तो 10 प्लस x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 50/50। तो बेसिकली 10 प्लस x डिवाइडेड बाय y इज 1, या मैं सीधा लिख दूं, चलो कोई बात नहीं, एक नेक्स्ट स्टेप में और बना लेते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं इसके आगे हम, यहां से आप कोई सी भी वैल्यू निकाल लो, इस इक्वेशन से निकाल लो, एक काम कर सकते हैं हम सिंपल, यहां से x की वैल्यू निकाल लो 2/3y, x की वैल्यू क्या निकाल दी 2/3y, तो यहां पर डाल के खत्म करते हैं। 10 प्लस x इज इक्वल्स टू y, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 2/3y इज इक्वल्स टू y, वो वहां पे शिफ्ट होगा, उधर जाएगा, ये जब फाइनली सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 1/3, y की वैल्यू मतलब ऐसे कुछ आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30, y इज 30 ओम,
y की वैल्यू 30 आ गई, यहाँ पुट करो, x नहीं आएगा, x की कितनी आ जाएगी 2/3 इंटू 30, तो कितना रह जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 ओम। ये आ गया आप लोगों के आंसर। तो ये था आपका बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सारे आपके बोर्ड में आए हुए हैं या सैंपल पेपर में इस टाइप के ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसको रब करें। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए, फिर आपके बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। एक आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने आ गया होगा। क्वेश्चन देखो, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स, ये हम ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और उसके कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद बोलता है हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी को हम पोटेंशियोमीटर की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप इतने ये नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूं पॉज करके, फिर आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज्ड। देखो बच्चों, सेंसिटिविटी जो आपकी पोटेंशियोमीटर की है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, K इज V by L। ठीक है, ये सारी चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब K इज V by L है, सेंसिटिविटी का क्या लेना देना इससे, बहुत सिंपल फैक्ट, अगर आपका K डिक्रीज होगा तो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। पहले तो आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी, K डिक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी आप लोगों की, इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको K डिक्रीज करना है किसी भी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, K को डिक्रीज करना तो पोटेंशियल को कम कर दो, राइट। क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को कम। पोटेंशियल कम कैसे हो सकता है, जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। अभी ये चीज हमने देखी थी ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया था, करंट कम हो गया था, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी अक्रॉस द वायर कम हो गया था। तो रेजिस्टेंस बढ़ा के ये काम हो सकता है, पोटेंशियल को कम करना, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये तो हो ही जाएगा। बाकी एक चीज क्लियरली नजर आ रही है, अगर हम L को इंक्रीज करते हैं तो आपका K अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी K क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यू कैन राइट वन ऑफ दीज 2 रीजंस, दिस वन इज मेजर वन। ठीक है, कि आपकी सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, K की वैल्यू को डिक्रीज करके। K की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए आपको लेंथ इंक्रीज करनी होगी। लेंथ किस चीज की, जो वायर आप यूज कर रहे हो, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ आप इंक्रीज करते जाओ। ठीक है, क्योंकि वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, L बढ़ता जाएगा, आपका K कम होता जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसके अंदर बहुत सिंपल सा। अब बढ़िया एक क्वेश्चन रह गया आप लोगों का, वो भी खत्म करते हैं, फिर लेक्चर वाइंड अप। और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन आपके सामने होगा, पोटेंशियोमीटर सर्किट है फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इतना समझ आता है हमारे को। बैलेंस पॉइंट विद अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर R10, R की वैल्यू 10 है, is found to be 58.3 while with that unknown resistance X is 68.5। कंसेप्ट सिंपल है बड़ा। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ X, बहुत सिंपल नहीं हो गया, वो कहते हैं। अब लेकिन फॉर्मूला ध्यान से लगाना बच्चों, आप सीधा मीटर ब्रिज नहीं लगा दोगे। यहाँ पे बच्चे उठा के मीटर ब्रिज लगा देते हैं, लेकिन उसने क्या देखा है, पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस, तब मीटर ब्रिज मत लगा देना। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, R by X ऐसे करेंगे, R by X इज इक्वल टू 58.3 डिवाइडेड बाय 68.5, खत्म कर देंगे। नो, रॉन्ग है, वो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन ही नहीं है, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। और कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस की बात कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स लगेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू, जो आपका फॉर्मूला बना था L1 अपॉन L2, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला बच्चों, कहीं आप R by X से करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। अब हमें E पता है, E तो IR होता है पहले केस में, वो यही कह रहा है ना, 2 सेल्स की बात कर रहा है पोटेंशियोमीटर सर्किट के अंदर, क्योंकि आपको 2 सेल्स दिख भी रहे होंगे। अब एक केस में IR है, तो दूसरे केस में मैं मान सकता हूं, मैं सीधा डिवाइड ही मार रहा हूं, करंट तो सेम होगा आपके वायर के अक्रॉस, करंट तो चेंज नहीं हो रहा। दूसरा रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, आपका X, उसके कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी आ गई है, L2। ये चीज ठीक है कि एक बार उसने क्लियर बोल भी रखा है, बैलेंस पॉइंट जब आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R है तो 10 है, ठीक है, लेकिन जैसे और जो बैलेंस लेंथ है वो कितनी है, 58.3, वो मैं L1 की जगह पुट कर दूंगा। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस चेंज हुआ, X आ गया, तो लेंथ चेंज हो गई, कितना आ गया
68.5 और x का आप देखोगे नीचे कनेक्शन ई वाले के साथ है जो नीचे है आपको, ठीक है। ये रिलेशन लगाया, ई तो बताइए आपको आई आर होता है, तो इस तरीके से मैंने लगाया, यहां से यहां से यहां, ये कैंसिल। आर की वैल्यू कितनी है आपकी 10 ओम, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है 58.3 डिवाइडेड बाय 68.5। बस अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 685 डिवाइडेड बाय 58.3। सॉल्व करो 11 जितना भी आएगा इसे सॉल्व करके 11.23 जो भी आ रहा है आप लोगों का सॉल्व कर लेना। 11.3 ले रहा हूं अभी मैं, आप प्लीज ढंग से सॉल्व कर लेना, इसे अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूं अभी मैं आंसर, जो भी आएगा 11.34 जो भी आएगा। तो ये आ गया आप लोगों की x की वैल्यू, ठीक है, जो उसने पूछी थी। अब उसने एक चीज और पूछी यार, अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ EMF E। अब वो कह रहा है जो आपका सर्किट दिख रहा है वो कहता है अगर आपको बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिल रहा, बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा का क्या मतलब है, जो आपके नीचे वाला सेल है आपको उसका पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा, यही मतलब होता है इसका। उसका पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल उस वायर पे लाई नहीं कर रहा। अगर उस वायर पे लाई करता तो हम धीरे धीरे जॉकी मूव कराते, और जहां पे भी मैंने आपको काफी बार समझा रखी है वायर का पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले सेल के EMF के इक्वल होता, वहां पे आपको क्या मिलती, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0, राइट। लेकिन अब वो कह रहा है हम वायर पे गए 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 लेकिन हमें कहीं पे भी बैलेंस पॉइंट मिला ही नहीं। क्या बोल रहा है वो, कहीं पे भी हमारे को बैलेंस पॉइंट मिला ही नहीं, मतलब क्या हुआ, जितना भी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा था वो आपके नीचे वाले सेल के EMF की वैल्यू से कम है, तो अभी तो वो उस पे आया नहीं, उसके इक्वल कहीं तो होता, वहीं पे आ जाता बैलेंस पॉइंट, लेकिन वो आया ही नहीं। तो आप ये लिख सकते हो इसके अंदर कि हमारे को इस केस में जो आपकी वो है EMF की वैल्यू है, जो नीचे वाले सेल है उसकी EMF की वैल्यू ज्यादा है, राइट, तो वो बैलेंस पॉइंट तो उस पर लाई नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू को कम करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, उसके साथ आपको यहाँ पे जो R और X वाले रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है वहां पे कोई रेजिस्टेंस लगा दो। क्या लगा दो, वहां से रेजिस्टेंस लगा दो, क्योंकि आपको पता है जैसे आपका एक इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई एक्सटर्नल कुछ भी रेजिस्टेंस आ जाएगा तो जो ये नीचे वाला सेल E है, नीचे वाला जो आपका बॉटम बोल सकते हो, बिलो वाला बोल सकते हो, जो मर्जी बोलो आप, उसकी वजह से पहले सपोज करो करंट आ रहा था 10, चलो 5 बोल लो, कितना करंट आ रहा था 5 आ रहा था, तो वो 5 करंट आता, रेजिस्टेंस की भी कोई वैल्यू थी, वो बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही थी, जो भी आपके EMF की वैल्यू आ रही थी वो बहुत ज्यादा आ रही थी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगा। तो अब आपको EMF नहीं मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। अब आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। तो आप क्या करोगे इस केस में, इस E के साथ ही सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा दोगे। तो ये लिखना होगा आप लोगों को, वी कैन कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, विद R और X या फिर विद E, ठीक है, टू गेट द बैलेंस पॉइंट ऑन द वायर। क्योंकि उस केस में आपको EMF नहीं मिलेगा, जो कि सपोज करो पहले 10 था, लेट इट बी 10 वोल्ट, और मैं कह रहा हूं आपका जो वायर मेजर कर सकता है वो 8 वोल्ट तक ही मेजर कर सकता है, इसकी वैल्यू 10 है, तो वायर के ऊपर आ कैसे जाएगा, नहीं आ सकता। तो मेरे को किसी भी तरीके से E की वैल्यू कम करनी है, मैंने रेजिस्टेंस लगाया, मुझे पता है रेजिस्टेंस लगाते ही आपका कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करती है आपका E किस में चेंज हो जाता है, V में चेंज हो जाता है। अब मैं कह रहा हूं V की वैल्यू कुछ होगी है 7.5, तो वो 7.5 इस पे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है, कि रेजिस्टेंस लगाते ही करंट फ्लो करा और E की वैल्यू बदल गई V में, और आपको पता है V स्मॉलर देन E, तो अब वो उस वायर के ऊपर लाइट कर सकता है, तो हम बैलेंस पॉइंट डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे सारी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ आ गई होंगी चीजें, और आई प्रॉमिस ये चीजें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है एग्जाम में। बस मन लगा के बिल्कुल सिंसियरली सारी चीजें समझना और नोट करना, ठीक है। अब वाइंड अप कर चुके हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 2 यूनिट कर दिए, आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। अपना ध्यान रखो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे जल्दी से, अब मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।